ळमो सेत्थाडं ळमो आयरीयाडं ळमो वज्रायाडं ळमो लोहे सव्विसाहुडम्। नए चक्र के आधार से नैगमादि सप्तनयों का प्रकरण कल हमने आरंभ किया था। उसके पूर्व 7 नयों का शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय के रूप में विभाजन किया गया था, जिसमें से नैगम नय व अर्थ नय भी है और ज्ञान नय भी है। और संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र यह अर्थ नय है। शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत यह शब्द नय है। उसके उपरांत ये बात कही थी कि तीनों नय सामान्य से शब्द अर्थ और सातों के सातों नय सामान्य से शब्द अर्थ और ज्ञान नय भी है। इतनी चर्चा होने के बाद पहले द्रव्य और भाव नय के रूप में भी उनका विभाजन हुआ था कि जो शब्दात्मक है वह ज्ञान नय है और जो ज्ञान के परिणमन रूप है वह भाव नय है। नैगम नय की चर्चा आरंभ करते हुए कहा था कि इन सातों नयों का द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के रूप में भी विभाजन किया जा सकता है। नैगम संग्रह व्यवहार यह द्रव्यार्थिक नय है और ऋजु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ और एवं भूत यह पर्यायार्थिक नय है। नैगम नय की चर्चा में पहले जो विषय उठाया था वह नैगम नय का ज्ञान नय की अपेक्षा विभाजन हुआ था और परिभाषा ये दी थी कि जो संकल्प मात्र का ग्राहक है वह नैगम नय है। परिभाषा थी तत्र संकल्प मात्र से ग्राह्य नैगमो नया। उसका भाव लिखा था आचार्य विद्यानंदी के ये जो भाव लिखा था आचार्य पूज्यपाद देव ने कि संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नय नैगम नय है। देखो, इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक हमने पढ़ा ये बात जानने योग्य थी कि जो कार्य अभी नहीं हुआ है, जो कार्य अभी वर्तमान में निष्पन्न नहीं है, भविष्य में होगा या भूत में हो चुका है, यह वर्तमान में प्रोसेस रूप है, उसे किस वत व्यवहार करना कि वर्तमानवत कहना कि जैसे वह कार्य हो चुका है, जैसे वह कार्य हुआ है या वह कार्य हो रहा, किस रूप उसका कथन करना कि जैसे वह कार्य निष्पन्न हो चुका है, वह निष्पन्न हो रहा है, निष्पन्न हुआ है अभी, उसको कहते हैं नैगम नय। और इस अपेक्षा उसके 3 भेद किए थे, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय। भावी नैगम नय क्या कहा था कि जो कार्य भविष्य में होगा उसको वर्तमान में निष्पन्न कहना। भूत नैगम नय में क्या कहा था कि जो पहले हो चुका है उसे वर्तमान में हो रहा है ऐसा कहना। और जो अभी वर्तमान में प्रोसेस में है, अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, उसको वर्तमान में हो रहा है अथवा वर्तमान में हुआ कहना, वह क्या है, वर्तमान नैगम नय। और इन तीनों के उदाहरण भी बहुत विस्तार से लिखे थे और कुछ आप लोगों से पूछकर भी हमने उसकी चर्चा की थी। भावी नैगम नय का उदाहरण था कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। भूत नैगम नय का उदाहरण दिया था कि आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक है। और वर्तमान नैगम नय का था कि मैं भात पका रहा हूं। थोड़ी सी और विस्तार से इसकी चर्चा हुई थी। उसके बाद फिर आज जो प्रकरण आरंभ करना है, अभी 2 बातें हुई मुख्य रूप से, नैगम नय का सामान्य स्वरूप और नैगम नय के 3 भेद प्रभेदों की चर्चा। उसके बाद 278 नंबर पेज से जो प्रकरण अभी हमको आरंभ करना है, यहाँ कुछ प्रश्न उठाकर चर्चा आरंभ करेंगे
देखो आप दूसरा पैराग्राफ, यहाँ एक प्रश्न संभव है कि भावी नैगम्य एवं वर्तमान नैगम्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों में ही वर्तमान में कार्य असंपन्न ही है। न तो अभी पृष्ठ ही बना है और न भात ही पका है। प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा और उपयोग स्थिर करना। क्या भावी नैगम्य एवं वर्तमान नैगम्य में कोई अंतर दिखाई? उसने क्या कहा कि मैं प्रश्न लेने जा रहा हूं, तो प्रश्न कहाँ है? प्रश्न नहीं बना ना। और ऐसी इसने कहा कि मैं भात पका रहा हूं, तो भात कहाँ पका है? अभी तो चूल्हा ही जला रहा है, अभी तो पानी ही छान रहा है। बात समझ में आई क्या नहीं? प्रश्न क्या है? भावी नैगम्य में भी कार्य नहीं हुआ और वर्तमान नैगम्य में भी कार्य नहीं हुआ, तो इनमें अंतर क्या है? देखो, भावी नैगम्य एवं वर्तमान नैगम्य में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों में ही वर्तमान में कार्य असंपन्न ही है। ना तो अभी पृष्ठ ही बना है और ना भात ही पका है। यद्यपि यह पूर्णतः सत्य है कि ना तो अभी पृष्ठ ही बना है और ना भात ही पका है, तथापि भात बनना जितना सन्निकट है, पृष्ठ बनना उतना निकट नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये बात सही है, ये पृष्ठ भी नहीं बना और भात भी नहीं पका, लेकिन भात जितना नजदीक है, भात रूपी कार्य होना जितना नजदीक है, पृष्ठ रूपी कार्य होना उतना नजदीक नहीं है। देखो क्या, भात बनना जितना सन्निकट है, पृष्ठ बनना उतना निकट, क्योंकि भात बनने की प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है, पर अभी पृष्ठ का तो ठिकाना ही नहीं है। यह निकटता और दूरी की वर्तमान नैगम्य एवं भावी नैगम्य की विभाजन रेखा है। क्या अंतर है दोनों में? कि निकटता और दूरी ही भावी और वर्तमान नैगम्य की विभाजन रेखा है। मतलब जो कार्य के निकट है वो वर्तमान नैगम्य है, और जो कार्य से अभी बहुत दूर है वह भावी नैगम्य है। मतलब जो अभी कार्य के नजदीक है उसको, उस कार्य को हुआ कह रहे हैं, वह वर्तमान नैगम्य है। और जो कार्य से अभी बहुत दूर है उस कार्य को हुआ कह रहे हैं, वह कौन है? ये वह भावी नैगम्य है। एक प्रश्न यह भी संभव है, दूसरा प्रश्न, कि वर्तमान और भावी नैगम्य के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि अभी कार्य निष्पन्न नहीं हुआ है। क्या संभव है कहना? ये कार्य अभी नहीं हुआ है। पर भूत नैगम्य के विषय में ये कैसे कहा जा सकता है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हुआ है? क्योंकि भूतकालीन कार्य तो संपन्न हो ही चुकते हैं। मूल में तो प्रश्न, मूल में तो परिभाषा यही है, अनिष्पन्न कार्य को निष्पन्न कहना, जो कार्य नहीं हुआ है उसको हुआ कहना। तो भूत के कार्य तो हो चुके हैं ना, वर्तमान के कार्य जो अभी प्रोसेस में है वो नहीं हुए, भविष्य के कार्य जो अभी प्रोसेस, जो अभी संकल्प में है वो नहीं हुए, लेकिन भूत के काल तो हो चुके हैं ना। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हो चुका है, निर्वाण कल्याणक हो चुका है, ये सब कार्य हो चुके हैं ना, तो उनको निष्पन्नवत कहना, तो ये परिभाषा कहाँ घटित हुई? अनिष्पन्न कहाँ है वो? बात समझ में आई क्या नहीं? नहीं आया प्रश्न ख्याल में? यहां ये कहा ना, अनिष्पन्न को निष्पन्न कहना, तो पहले के कार्य तो हो चुके हैं, तो अनिष्पन्न कहाँ है जिसको आप निष्पन्न कह रहे हो? तो निष्पन्न ही है। देखो, यहां एक प्रश्न यह भी संभव है कि वर्तमान और भावी नैगम्य के विषय में तो यह कहा जा सकता है कि अभी कार्य निष्पन्न नहीं हुआ है, पर भूत नैगम्य के विषय में यह कैसे कहा जा सकता है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हुआ है? क्योंकि भूतकालीन कार्य तो संपन्न हो ही चुकते हैं। अतः अनिष्पन्न कार्य में निष्पन्न कार्य के समान व्यवहार करने की बात भूत नैगम्य पर किस प्रकार घटित होगी? भाई, यह अनिष्पन्न का अर्थ मात्र इतना ही है कि जिस कार्य को निष्पन्न होता बताया जा रहा है वह कार्य अभी वर्तमान में निष्पन्न
नहीं। क्या मतलब है अनिष्पन्न का? कि जो कार्य अभी क्या जिस कार्य को निष्पन्न होता बताया जा रहा है, वह कार्य अभी वर्तमान में निष्पन्न नहीं है। अनिष्पन्न का अर्थ वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा ही है। क्या अर्थ समझना है? कि भूत में हो चुका है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अनिष्पन्न का अर्थ यह कार्य वर्तमान में नहीं हो रहा, इतना मात्र है। वह कार्य पहले निष्पन्न हो चुका है या नहीं? देखो एक और इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, भविष्य में निष्पन्न होगा या नहीं, इन सबसे यहां कुछ भी प्रयोजन। भैया इन्होंने कहा कि प्रश्न लेने जा रहा हूं, प्रश्न नहीं बनेगा तो? इन्होंने कहा भात पका रहा हूं, भात नहीं पकेगा तो? इन्होंने कहा शास्त्री हो, यदि शास्त्री नहीं हुए तो? तो मुंह की कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अरे नहीं होगा तो फिर कैसे कह रहे हो निष्पन्न? भाई जो कार्य होगा उसको ही तो निष्पन्न कहोगे, लेकिन जो होगा ही नहीं उसको निष्पन्न कैसे कह रहे हो? अरे भाई उससे कोई लेना देना नहीं। संकल्प है ना आपका, तो संकल्प का ग्राहक ही नए है। वह कार्य पहले निष्पन्न हो चुका है या नहीं, भविष्य में निष्पन्न होगा या नहीं, इन सबसे यहां कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यहां तो बस बात इतनी सी ही है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हो रहा है। और संकल्प के आधार पर ऐसे कहा जा रहा है कि मानो वह कार्य अभी ही यह कहता है। अनिष्पन्न तो उसे वस्तु जगत की दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि वस्तु जगत में तो वह वर्तमान में अनिष्पन्न, इसके संकल्प में तो हो ही चुका है कि मैं कर रहा, मुझे करना है पक्का। अब होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, ये तो बात की बात, इसके संकल्प में तो हो गया ना। तो संकल्प जगत में तो वह कार्य है। देखो संकल्प जगत में तो वह सब कुछ वर्तमान में घटित ही हो रहा होता है जो कुछ यह कहता है। भले वस्तु जगत में ना हो, भले प्रश्न बने या ना बने, चावल पके या ना बने, तुम शास्त्री बनो या ना बनो, कोई डॉक्टर बने या ना बने, लेकिन उसका संकल्प है ना। देखो अनिष्पन्न तो उसे वस्तु जगत की दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि वस्तु जगत में तो वह वर्तमान में अनिष्पन्न ही है। उक्त विश्लेषण से अत्यंत स्पष्ट है कि वर्तमान और भावी नैगम नयों के समान भूत नैगम नय पर भी संकल्प के आधार पर अनिष्पन्न में निष्पन्नवत व्यवहार करने वाली बात घटित हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संकल्प के आधार पर अनिष्पन्न कार्य में प्रयोजनवश निष्पन्न कार्य के समान व्यवहार करने वाला यह नए सत और असत सभी को अपना विषय बनाता है। सत व असत को विषय बनाने वाला नैगम ने, ज्ञान ने, अर्थ ने और शब्द नयों में अर्थ नय के साथ ज्ञान नय भी है। बात समझ में आती है? किसको विषय बनाता है? कि यह सत और असत दोनों को ही अपना विषय बनाता है। इस परिवर्तनशील जगत का प्रत्येक प्राणी, अब थोड़ा सा नैगम नय की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता पर वजन देंगे हम। इस परिवर्तनशील जगत का प्रत्येक प्राणी अपने विचारात्मक जगत में अनेक प्रकार की कल्पनाएं तो किया ही करता है, साथ में अपने संभव असंभव विकल्पों को साकार करने के लिए अनेक प्रकार के संकल्प भी करता है। तथापि यह आवश्यक नहीं है कि जो योजनाएं उसने अपने विचारों में बनाई हैं वे साकार हो ही जावे, चाहे वे कभी साकार हो या ना हो, पर अभी विकल्पों में तो है ही। हम बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे विचार करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, कुछ संकल्प भी करते हैं कि भाई ऐसा करूंगा। मतलब हम जो सोचते हैं उसको साकार करने के लिए क्या करते हैं? संकल्प भी। अब भले वो हों और बहुत सारे नहीं भी होते हैं, उन संकल्प विषय विकल्पों को विषय बनाने के कारण ही यह नैगम नय, ज्ञान नय कहा जाता है। क्यों क्यों इसको ज्ञान नय कहा? क्योंकि यह उन संकल्पों को ही अपना विषय बनाता है, क्योंकि वे संकल्प विकल्प ज्ञानात्मक वस्तु ही है, और ज्ञानात्मक वस्तु को विषय बनाने वाला कौन होता है? कि ज्ञान नय होता है। जिस तरह की कल्पना और संकल्प विकल्प किए गए हैं, वर्तमान जगत में भी वस्तुएं उस रूप में नहीं है।
इस कारण उन्हें असत कहा जाता है। और उन संकल्प विकल्पों को विषय बनाने के कारण नैगम नय को असत को विषय बनाने वाला नय कहा जाता है। असत अर्थात ज्ञानात्मक जगत को विषय बनाने वाला यह नैगम नय लोक व्यवहार में सर्वाधिक प्रचलित एवं अत्यंत उपयोगी नय है। ये सबसे ज्यादा चलता है और सबसे ज्यादा उपयोगी है। यदि इस नय के संदर्भ में हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहारिक प्रयोगों पर दृष्टि डालें तो हमें इसकी उपयोगिता सहज ही भाषित होगी। देखिए अब क्रमशः पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भूत नैगम नय के सशक्त उदाहरण है। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले हुए ऋषभदेव एवं उनके पंच कल्याणकों को वर्तमान में होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में वर्तमान बत ही व्यवहार किया जाता है। ये नहीं कहा जाता है, आप देखना कभी पंच कल्याणकों में गए हो तो जिस दिन गर्भ कल्याणक हो तो क्या कहेंगे, सुनो जी माने देखे 16, ये नहीं कहेंगे माने देखे थे 16 सपने। आज प्रभु जी का नवन कराओ जी, जन्म कल्याणक के दिन। तो आज प्रभु जी का जन्म नवन कराया था कि बहुत सागर पहले, बहुत समय पहले, बहुत वर्षों पहले सौधर मांदी ने नमन कराया था। अरे उसको क्या कह रहे हैं कि अभी हो रहा है। देखो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में वर्तमान वत ही व्यवहार किया जाता है। आज नीलांजना का नृत्य होगा और राजा ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा दी गई इस प्रकार की सूचनाओं को क्या हम असत्य मानते हैं? नहीं, कदापि नहीं। तो क्या सचमुच आज नीलांजना का नृत्य होगा या राजा ऋषभदेव दीक्षा लेंगे? नहीं, यह भी सत्य नहीं है। क्या कल्पना जगत में सत्य है, संकल्प जगत में सत्य है, लेकिन वास्तविक जगत में सत्य नहीं है। नहीं, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि राजा ऋषभदेव तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ही दीक्षा ले चुके हैं। आज तो वे सिद्ध दशा में विराजमान हैं। संपूर्ण स्थिति को भली भांति समझने वाले श्रोताओं या दर्शकों को प्रतिष्ठाचार्यों की इस प्रकार की घोषणाओं से कोई परेशानी खड़ी नहीं होती, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां भूतकालीन घटनाओं को वर्तमानवत व्यवहार किसी को दिक्कत नहीं होती है, समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। यह संपूर्ण व्यवहार भूत नैगम नय की अपेक्षा ही संभव है। और देखो साधारण जनता भले ही नैगम नय का नाम ना जानती हो, उसकी परिभाषा भी ना समझती हो, तथापि उसकी कथन शैली से भली भांति परिचित है। यही कारण है कि उसे कोई उलझन खड़ी, भले ही नहीं जानता कि यह नैगम नय का कथन है, भले ही नहीं जानता कि कैसे कहा जा रहा है, लेकिन जब कहा जा रहा है तो इसको कोई उलझन खड़ी, क्योंकि इस व्यवहार को वो समझते हैं। यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठावधि सबसे पहले किसी की कल्पना लोग अर्थात ज्ञान जगत में ही अवतरित हुई होगी, पश्चात कागज पर आई होगी और उसके बाद इसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ है। यह ज्ञान जगत का अद्भुत उत्पादन है जिसे नैगम नय अपना विषय बनाता है। पहले तो किसी ने सोचा होगा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, फिर उसे लिखा होगा और फिर लिखने के बाद उसका क्रियान्वयन किया होगा। ये कैसे आया? ये कल्पना जगत का ये अद्भुत उत्पादन है। इसी प्रकार भावी चौबीसी की प्रतिष्ठा, भावी चौबीसी विराजमान होती ना, को भावी नैगम नय एवं विद्यमान श्रीमंद्रादि 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा, ये तीर्थंकर है भावी ने, ये भावी भविष्य के तीर्थंकर हैं। तो अभी हैं क्या? नहीं है, अभी हैं वो तीर्थंकर। अरे नरक में हैं कुछ तो, उनका निश्चित है, लेकिन और जो अन्य कार्य हैं उसका निश्चित होता है क्या भाई? भावी नैगम नय का अर्थ ये नहीं है कि अनिश्चित ही होगा भाई, हो भी सकता है और
नहीं भी हो, संकल्प मात्र है। अब वो होगा या नहीं होगा ये अलग बात है। हो तो दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो दिक्कत नहीं है। होंगे वो बात ठीक है, यदि नहीं भी होंगे लेकिन किसी ने संकल्प किया है कि मैं तीर्थंकर होऊंगा तो वो सही है। समझ में आई बात? इस प्रकार भावी चौबीसी, ये चौबीसी है। ये क्या है? ये तो कहाँ है? ये तो अभी कहाँ है? चौबीसी कहाँ है? ये तो है ही नहीं ना चौबीसी। विश्व में होगी। कब होगी? एवं विद्वान श्रीमंद्रादि 20 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा को वर्तमान नैगम्य के उदाहरण माने जा सकते हैं। श्रीपाल, मैना सुंदरी आदि नाटकों को भी भूत नैगम्य की विषय वस्तु मानी जा सकती है, क्योंकि उनमें भी भूतकालीन कार्यकलापों का वर्तमानवत व्यवहार होता है। धवल में कहा गया है, कंपीरणम दठूणया पाव जड़म समागमम करे माणम ऋग्मण भरणई ऋण यो एस पुरुषोत्ति। किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते देखकर नैगम्य से कहा जाता है कि यह पुरुष नरकी। वो क्या लिख रहे हैं यहां? एक प्रश्न संभव है कि पापियों की संगति में रहने मात्र से किसी को नारकी कह देना कहां तक उचित है? क्या ये शव कल्पना लोक की उड़ाने नहीं है? क्या लोक में भी ऐसे प्रयोग होते देखे जाते हैं? क्या संकल्प ग्राही नैगम्य की परिभाषा उक्त कथन पर घटित हो सकती है? यदि हां तो किस प्रकार? हाँ, यह सत्य है कि नैगम्य का यह विषय कल्पना लोक में ही उत्पन्न होता है। कल्पना लोक का अर्थ है ज्ञान जगत। किसी पुरुष को पापियों की संगति में देखकर किसी ज्ञानी धर्मात्मा के चित्त में यह विकल्प उत्पन्न हुआ कि यह पुरुष इनकी संगति में पड़कर घोर पाप भाव करेगा और अगले भव में नरक जाएगा, अतः यह भविष्य का नारकी है। अनिष्पन्न कार्य में निष्पन्न कार्य जैसा, अर्थात भविष्य की पर्याय में भूत या वर्तमान पर्याय जैसा व्यवहार करने वाला नैगम्य उसे आज ही नारकी कहेगा। दूसरी बात यह भी तो है कि संकल्प ग्राही नैगम्य ने ज्ञानी के चित्त में उत्पन्न उक्त विकल्प या संकल्प को ही तो ग्रहण किया है। इन नारकी होगा नहीं होगा इससे क्या लेना देना है भाई? उसका विषय तो क्या है कि संकल्प है। तो ज्ञानी के चित्त में ये संकल्प हुआ कि इन नारकी है। क्यों? क्योंकि ये इनके समागम में रहता है, तो ये भावी नैगम्य से सही है। क्यों क्यों सही है? क्योंकि इसके कार्य ऐसे दिखते हैं। इस प्रकार भूत, इस प्रकार नैगम्य की यह परिभाषा क्या निष्पन्न भावी कार्य में निष्पन्न भूत या वर्तमान कार्यवत, देखो ये भी जोड़ दिया इसमें, निष्पन्न भूत किसको? कि भावी, जो भविष्य में होगा, व्यवहार करने वाले संकल्प ग्राही ज्ञान भावी नैगम्य है, उक्त कथन पर भली भांति घटित होगी। लोक में भी इस प्रकार के अगणित प्रयोग प्रतिदिन करते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रविष्ट छात्र को डॉक्टर कहना, राजपुत्र को राजा साहब कहना, इसी प्रकार के प्रयोग हैं जो क्रमशः, बैठ जाइए आप लोग, वर्तमान व भावी नैगम्य के उदाहरण है। और देखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जज साहब कहना, दीक्षित या सिद्ध दशा को प्राप्त भरत को भी भरत चक्रवर्ती कहना, भूत नैगम्य के उदाहरण। क्या सुंदर उदाहरण दी है। अभी एमबीबीएस में किसी विद्यार्थी ने एडमिशन लिया, उसको क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब। कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? वकील साहब। कोई सीए का अध्ययन कर रहा है तो क्या कहते हैं? सीए साहब। और कोई मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इंजीनियर साहब। ये कहाँ है? अरे भावी नैगम्य से है। किस नए से है? भावी नैगम्य से है। हाँ? अब मान लो भरत चक्रवर्ती दीक्षित हो गए, या अभी वर्तमान में सिद्ध दशा में विराजमान है, उनको क्या कहना? कि भरत चक्रवर्ती। क्या कहना? भरत चक्रवर्ती। तो भरत चक्रवर्ती अभी है क्या? नहीं है।
नहीं है ना। ये किस नय का उदाहरण हुआ? भूत नैगम नय का। जो पहले हुआ है उसे वर्तमान में कहना। भाई यहां पापियों की संगति में रहने वाले को नारकी कहकर कोई गाली नहीं दी जा रही है, अपितु उसकी भावी पर्याय का संकेत किया जा रहा है। इसी नय के आधार पर हम धर्मात्मा साधुओं की संगति करने वालों को भी सिद्ध कह सकते हैं। क्या? जैसे पापियों की संगति करने वाले को नारकी कहा, ऐसी धर्मात्माओं की संगति करने वाले को क्या कहते हैं? सिद्ध कह सकते हैं। भावलिंगी संतों को सिद्ध कहना भी इसी प्रकार का प्रयोग है। इस संदर्भ में पूजन की निम्नांकित पंक्तियां दृष्टव्य हैं। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना। सिद्ध हैं और चल फिर रहे हैं, पंचम काल में सिद्ध हैं, तो भावी नैगम नय से कहे जा रहे हैं। उक्त पंक्तियों में गुरुओं को चलते फिरते सिद्धों के समान अथवा चलते फिरते सिद्ध ही कहा गया है। सिद्ध तो कभी चलते फिरते नहीं है, तथापि सच्चे साधक भविष्य में निश्चित रूप से सिद्ध होने वाले हैं, अतः उन्हें आज ही सिद्ध या सिद्ध जैसा कहा गया है। यह एक प्रकार से भावी नैगम नय का ही प्रयोग है। ज्ञान नय का स्वरूप स्पष्ट करते समय गत प्रकरण में जो कुछ भी कहा गया है, ये कल्पना जगत को वह अपना विषय बनाता है। असत सत वस्तु जगत में भले वह कल्पना साकार रूप ना हो, लेकिन वह कल्पना जगत में तो सत है। वस्तु जगत की ओर से असत कही जाती हैं, लेकिन कल्पना जगत की ओर से वह सब क्या है? ये सत है। वह ज्ञानियों के ही है, वह सापेक्ष नय सम्यक नय रूप ही है ना। उनकी आवश्यकता क्या है? ये सारी चर्चाएं जो पहले बहुत विस्तार के साथ ज्ञान नय के संदर्भ में हुई थी, वो यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए। अभी तक नैगम नय का जितना भी कथन किया गया है वह सब ज्ञान नय के रूप में ही किया गया है, परंतु जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि नैगम नय ज्ञान नय के साथ साथ अर्थ नय भी है। अतः नैगम नय की परिभाषा एवं भेद प्रभेद दोनों ही दृष्टियों से किए जाना आवश्यक है। एक तो ज्ञान नय की दृष्टि से और दूसरा अर्थ नय की दृष्टि से। तो ज्ञान नय की दृष्टि से तो चर्चा हो चुकी है, अब अर्थ नय की दृष्टि से उसकी चर्चा यहाँ आरंभ होगी। यदि ज्ञान नय की अपेक्षा यह संकल्प ग्राही नय है और इसके भूत भावी एवं वर्तमान नैगम नय ऐसे कालकृत तीन भेद हैं, तो अर्थ नय की दृष्टि से इसकी परिभाषा क्या है और इसे कितने विभागों में बांटा जा सकता है, यह भी विचारणीय विषय है। द्रव्य गुण, अब अर्थ नय की ओर से प्रकरण आरंभ हो रहा है इस पेज से, यहां से। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु ही अर्थ है। अर्थ किसको कहते हैं? पदार्थ को, द्रव्य को। द्रव्य कैसा होता है? गुण पर्यायात्मक, द्रव्य गुण पर्यायात्मक। तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु ही अर्थ है। अतः अर्थ नय की दृष्टि से नैगम नय की विषयभूत वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय सभी समा जाते हैं। अब यह देखना है कि नैगम नय द्रव्य गुण व पर्याय को किस रूप में अपना विषय बनाता है। अर्थ नय के रूप में नैगम नय द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को अपना विषय बनाता। अब वो कैसे उनको विषय बनाता है, ये देखने की बात है। अर्थ नय की अपेक्षा नैगम नय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते हैं। अर्थ नय की अपेक्षा करने पर नैगम नय का लक्षण एक को ग्रहण ना करके दो को ग्रहण करना है। क्या परिभाषा है, क्या लक्षण लिखा? एक को ग्रहण ना करके किसको? दो को ग्रहण करने वाला, अर्थात संग्रह नय के विषयभूत अभेद को और व्यवहार नय के विषयभूत भेद को, दोनों को ही युगपत परंतु मुख्य गौण के विकल्प से ग्रहण करना नैगम नय। दो नय और हैं इसके बाद, संग्रह नय और व्यवहार नय। तो संग्रह नय क्या करता है कि संग्रह करता है, और व्यवहार नय क्या करता है कि उसमें भेद डालता है, और नैगम नय क्या करता है? भेद और अभेद दोनों में से दोनों के बीच को, मतलब देखो क्या लिखा, संग्रह नय के विषयभूत अभेद को तथा व्यवहार नय के विषयभूत भेद को, दोनों को ही युगपत एक साथ किसे ग्रहण करता है?
संग्रह और व्यवहार नय में क्या होगा कि जिस समय संग्रह नय में अभेद मुख्य होगा, भेद गौण होगा। व्यवहार नय में क्या होगा कि भेद मुख्य होगा तो अभेद गौण होगा। और नैगम नय में क्या होगा कि दोनों को युगपत एक साथ ग्रहण करता है, परंतु मुख्य गौण के विकल्प से ग्रहण करना, ये भी साथ में लिख दिया क्योंकि ये नय है ना। वहां संग्रह नय दूसरी एक पुस्तक दी ना, इसमें अगला पेज नहीं है, कहीं आगे पीछे लग गया होगा, जिसमें हो 284 पेज नंबर हो। इसमें है ही नहीं, दूसरी ले लो आप। देखो, अर्थ नय की अपेक्षा कथन करने पर नैगम नय का लक्षण एक को ग्रहण ना करके दो को ग्रहण करना है, अर्थात संग्रह नय के विषयभूत अभेद को तथा व्यवहार नय के विषयभूत भेद को, दोनों को ही युगपत परंतु मुख्य गौण के विकल्प से ग्रहण करना नैगम नय है। वहां संग्रह नय अनेकों में अनुगत सामान्य को ग्रहण करके वस्तु को एक मानता है, और व्यवहार ने उसी वस्तु में अनेकों द्रव्य गुण व पर्यायगत विशेषों को ग्रहण करके उसे अनेक रूप मानता है। क्या परिभाषा दी संग्रह और व्यवहार ने की कि संग्रह ने क्या करता है कि जो सब में है सामान्य, क्या वहां संग्रह ने अनेकों में अनुगत किसको कि सामान्य को, जो सब में है ऐसा वो जो सामान्य, उसको ग्रहण करके वस्तु को क्या मानता है, एक मानता है। जैसे आप सभी कौन हो कि विद्यार्थी हो, क्यों क्योंकि आप जो अनेक हो ना, आप सब में अनेक में एकता क्या है कि विद्यार्थी। और व्यवहार ने उसी वस्तु में अनेकों द्रव्य गुण व पर्यायगत विशेषों को ग्रहण करके, भैया तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम लंबे हो, तुम छोटे, नाना प्रकार की विशेषताओं को ग्रहण करके उसे अनेक रूप मानता है। जैसे जीव एक है यह संग्रह नहीं कहलाता है, और जीव दो प्रकार का है, संसारी व मुक्त, यह व्यवहार नय कहलाता है। परंतु इन दोनों नयों के विषयों को मुख्य गौण भाव से युगपत ग्रहण करना नैगम नय का विषय है। उससे कहीं संग्रह नय का अभेद विषय मुख्य होता है तो व्यवहार नय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे जो यह संसारी व मुक्त दो प्रकार का कहा जा रहा है, वह वास्तव में एक जीव ही है। कहीं व्यवहार नय का भेद विषय मुख्य हो जाता है और संग्रह नय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे यह जो एक जीव कहा जा रहा है, वही जीव संसारी व मुक्त के भेद से दो प्रकार का है। क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इसका संदर्भ आपको दे रहा था ना, कि वह व्यवहार ने अभेद भेद ग्रहण करता है और संग्रह ने अभेद ग्रहण करता है, और जो नैगम न है भेद अभेद दोनों को ही ग्रहण करता है। तो थोड़ा सा शायद वहां मैं चूक गया था कुछ कहने में शायद, तो आपको क्या समझना, लेकिन वहां नीचे एक पंक्ति दोनों को युगपत ग्रहण करता है, लेकिन युगपत का मतलब दोनों को एक साथ ग्रहण करता है ये नहीं है। युगपत ग्रहण करता है मतलब दोनों को ग्रहण करता है, लेकिन कैसे करता है। युगपत वहां कहा था तो शायद मैंने ये कहा था कि अभेद और अभेद दोनों को एक साथ ग्रहण करता है, और नहीं भी कहा होगा। तो वहां मतलब क्या समझना है जो मैं अभी कह रहा हूं, कि वह दोनों को एक साथ ग्रहण तो करता है लेकिन मुख्य गौण तरीके ग्रहण करता है। कैसे मुख्य गौण तरीके, जब अभेद को मुख्य करता है तो भेद को गौण कर देता है, जिस समय भेद को मुख्य करता है वहां अभेद को गौण कर देता है। बात समझ में आई क्या नहीं। उसका विषय कौन है, तो उसका विषय दोनों है, संग्रहने का विषय भी उसका विषय है और व्यवहारने का विषय भी उसका विषय। लेकिन कैसे, कि मुख्य गौण तरीके। देखो फिर से पढ़ो, इसमें सब कुछ आ गया। उससे कहीं संग्रह नय का अभेद विषय मुख्य होता है तो व्यवहार नय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे जो यह संसारी व मुक्त दो प्रकार का कहा जा रहा है, वह वास्तव में एक जीव ही है। तो यहां किसको मुख्य किया और किसको गौण किया, बोलो भाई। व्यवहार को गौण किया और संग्रह को मुख्य किया।
कहीं व्यवहार नय का भेद विषय मुख्य हो जाता है और संग्रह नय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे यह जो जीव एक जीव कहा जा रहा है, वही संसारी व मुक्त के भेद से दो प्रकार का है। यहां किसको मुख्य और गौण कर रहे हैं? हाँ, व्यवहार को मुख्य कर रहे हैं और संग्रह को। नैगम के इस लक्षण का विषय सत्ताभूत पदार्थ ही है, क्योंकि यह अर्थ नय है। इस संदर्भ में आचार्य विद्यानंदी का निम्नांकित कथन भी दृष्टव्य है। यद्वा नैकम गमो योत्र सा सत्ताम नैगमो मता धर्मयोर्धर्म मित्रो वापी विवक्षा धर्म धर्मिणो अथवा नैकम गमो नैगमः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो एक को विषय नहीं करता उसे नैगम नय कहते हैं। अर्थात जो मुख्य गौण रूप से दो धर्मों को, दो धर्मियों को अथवा धर्म व धर्मी दोनों को विषय करता है वह नैगम नय। अभी जो कहा ना, व्यवहार और संग्रह दोनों का जो विषय है उसको ग्रहण करता है। सामान्य से क्या परिभाषा बनाई थी पहले भी? जो एक को नहीं, किसको ग्रहण करता है? दो को ग्रहण करता है, वह क्या था कि नैगम नय है। अर्थात जो मुख्य गौण रूप से दो धर्मों को, दो धर्मियों को अथवा धर्म व धर्मी, धर्म तो समझते हो, और धर्मी गुण धर्म है, उसके पर्याय धर्म है, और जो द्रव्य है वह धर्मी है। दो द्रव्य मतलब, दो धर्मी मतलब दो द्रव्य, धर्म और धर्मी मतलब उसके गुण और उन गुणों का धारक द्रव्य, और धर्म धर्म मतलब जो उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग गुण हैं। तो दो धर्मों को उदाहरण दे सकते हो, ज्ञान दर्शन, ये दो धर्म हुए। दो धर्मी मतलब जीव और पुद्गल, धर्म व धर्मी मतलब ज्ञान और जीव, दोनों को विषय करता है वह नैगम नय है। उक्त कथन पर ध्यान देने से एक बात स्पष्ट होती है कि इस दृष्टिकोण से देखने पर इसमें तीन बातें मुख्य हैं। दो धर्मियों में एकता का संकल्प, दो धर्मों में एकता का संकल्प, धर्म व धर्मी में एकता का संकल्प। क्या क्या? दो धर्मियों में एकता का संकल्प, दो धर्मों में एकता का संकल्प, धर्म व धर्मी में एकता का संकल्प। उक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य गुण पर्याय सभी को विषय बनाने वाले इस व्यापक नय को मुख्यतः तीन भेदों में विभाजित, इस तरह से नैगम नय की चर्चा बहुत कम होती है। क्या? अर्थ नय के रूप में नैगम नय की चर्चा बहुत कम होती है, और ज्ञान नय के रूप में नैगम नय की चर्चा बहुत प्रचलित है। उक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य गुण पर्याय सभी को विषय बनाने वाले इस व्यापक नय को मुख्यतः तीन भेदों में विभाजित किया जा सकता है। द्रव्य नैगम नय, क्योंकि दो धर्मियों के बीच, दो द्रव्यों के बीच है। पर्याय नैगम नय, जो धर्मों के बीच है, मतलब गुणों के बीच है परस्पर में। और द्रव्य पर्याय नय, जो द्रव्य और पर्याय के बीच है। द्रव्य नैगम नय धर्मियों की अपेक्षा, पर्याय नैगम नय धर्मों की अपेक्षा, और द्रव्य पर्याय नैगम नय धर्म व धर्मी युगपत दोनों की अपेक्षा। दो धर्मियों में एकता के संकल्प का नाम, परिभाषा मुख्य तो वही है, संकल्प ग्राही कौन है? संकल्प। तो दो धर्मियों में एकता के संकल्प का नाम ही द्रव्य नय है। वहां विस्तार करना हो तो जो अनिष्पन्न भूत भावी और वर्तमान कार्य है उन्हें उसे निष्पन्न कहना। और यहां क्या कह रहे हैं? दो धर्म, दो धर्मियों अथवा धर्म और धर्मी में जो संकल्प ग्रहण में एकता का संकल्प करता है, धर्मियों, दो धर्मियों में एकता के संकल्प का नाम द्रव्य नैगम नय है। इसके भी दो भेद हैं, एक शुद्ध द्रव्य नैगम नय और दूसरा अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। दो धर्मों में एकता के संकल्प का नाम पर्याय नैगम नय है। इसके तीन भेद हैं, अर्थ पर्याय नैगम नय, व्यंजन पर्याय नैगम नय और अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम नय। और धर्म और धर्मी में एकता के संकल्प का नाम
द्रव पर्याय नैगम्य है। इसकी चार भेद हैं। शुद्ध अर्थ पर्याय नैगम्य, अशुद्ध अर्थ पर्याय नैगम्य और शुद्ध द्रव व्यंजन पर्याय नैगम्य और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम्य। उक्त नैगम्य के उक्त संपूर्ण भेद प्रभेदों को निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से भी भली भांति समझा जा सकता है। पहले तो दो भेद किए, नैगम्य की ज्ञानमय की अपेक्षा और अर्थमय की अपेक्षा। ज्ञानमय की अपेक्षा उसके भूत, वर्तमान और भावी नैगम्य तीन भेद किए। अर्थ नैगम्य की अपेक्षा उसके तीन भेद किए। कौन कौन सा? पहला, हाँ, पहला है द्रव्य नैगम्य, दूसरा पर्याय नैगम्य और तीसरा द्रव पर्याय। अब द्रव नैगम्य की भी दो भेद किए, शुद्ध द्रव्य नैगम्य और अशुद्ध द्रव्य नैगम्य। और फिर पर्याय नय के तीन भेद किए, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम्य। अब द्रव पर्याय नैगम्य के भी चार भेद कर रहे हैं। शुद्ध अर्थ पर्याय नैगम्य, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम्य, शुद्ध द्रव्य पर्याय नैगम्य और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम्य। बात समझ में आती है? क्योंकि पर्याय दो प्रकार की, अर्थ और व्यंजन पर्याय, उसके दो भेद शुद्ध और अशुद्ध द्रव्य की अपेक्षा करके ऐसे चार भेद उसके बना दिए हैं। इस प्रकार ज्ञान नय की अपेक्षा तीन भेद एवं अर्थ नय की अपेक्षा 9 भेद, कुल मिलाकर नैगम नय के 12 भेद हो जाते हैं। इसके स्वरूप पर हम थोड़ी सी चर्चा कल करेंगे, अभी के लिए विराम लेते हैं। इस तरह आज हमने नैगम नय के संदर्भ में जो कुछ प्रश्न खड़े होते हैं उनकी चर्चा की, साथ में उसकी उपयोगिता के आधार पर उसके जो प्रयोग वर्तमान में प्रचलित हैं उसकी चर्चा करते हुए उसकी आवश्यकता पर यहाँ पर वजन डाला है, उसकी महत्ता पर यहाँ पर वजन डाला गया है। और फिर बाद में अर्थ नय की अपेक्षा उसके किस प्रकार से भेद प्रभेद होते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, ये चर्चा भी हमारी पूरी हुई।